Hello everyone, welcome back to my channel Say Hi to Study Steshta Vashne and in today's video हम लोग आज से इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इको। मतलब इंडियन इको एग्जैक्टली है क्या और क्या क्या उसके फीचर्स हैं। नेचर हो, स्कोप हो, सब में आप यही क्वेश्चन लिखकर आ जाना, यही आंसर लिखकर आ जाना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है, बस समझने वाला है। हेडिंग्स याद करना, उसके अंदर का आप खुद बनाओगे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो इस वीडियो से हम लोग इंडियन इको का फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट अस बिगिन। तो गाइस हमारा जो क्वेश्चन है वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इको। उसमें सबसे पहले हमें देखना है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियन इको थी क्या, मतलब इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस थी क्या। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बिफोर द सेटअप ऑफ द ब्रिटिश रूल। मतलब ब्रिटिश रूल के आने से पहले, ब्रिटिश रूल हमारा आया था, बैटल हुई थी प्लासी में। और प्लासी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। ये जो वॉर हुई थी इसके अंदर हमारा ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ था इन इंडिया। तो बिफोर द सेटअप ऑफ द ब्रिटिश रूल द इंडियन इकोनॉमी वाज वेरी प्रॉस्परस एंड हेल्दी इन ईच सेक्टर। मतलब सारे सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, प्राइमरी सेक्टर हो या टर्शियरी सेक्टर हो, इन तीनों सेक्टर में हमारी इंडियन इकोनॉमी जो थी वो बहुत प्रॉस्परस और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी थी। मतलब बहुत अच्छी ओवरऑल हमारी इकोनॉमी थी हर सेक्टर में। सो द इंडियन इकोनॉमी वॉज फेमस फॉर मेनली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। बट ओवरऑल जो इकोनॉमी थी हमारी वो तो बहुत प्रॉस्पेरस और हेल्दी थी, लेकिन मेनली जो है एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो फेमस था। इवन दो इंडिया वॉज कॉल्ड एज द गोल्डन बर्ड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में हम सब लोग जाने सोने की चिड़िया इंडिया को कहा जाता था। दिस नेम वॉज इंडिया क्लियरली स्टेट्स दैट, ये जो गोल्डन बर्ड नेम दिया गया था इंडिया को, ये हमें अच्छे से क्लियर करता है कि इंडिया उस टाइम पे बहुत ही वेल्दी थी अगर हम वर्ल्ड की सारी कंट्रीज से कंपेयर करें तो। दिस नेम ऑफ इंडिया क्लियरली स्टेट्स दैट एट दैट टाइम इंडिया वॉज वेरी वेल्दी अमंग ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब सारी कंट्रीज में इंडिया बहुत वेल्दी थी। ये सोने की चिड़िया जो उसको नेम दिया गया था उससे प्रॉपरली क्लियर है। द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर, जितने भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते थे इंडियन कल्चर के, मतलब इंडियन कल्चर के ना एक ही बहुत खूबी थी, ये सारी चीज़ें मोस्टली हैंडमेड होती थी। जितने भी लेबर्स होते थे वो हाथों से चीज़ों को बनाते थे, तो उन्हीं को हम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते थे इनकी डिमांड बहुत थी, पूरे वर्ल्ड में इन्हीं का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता था। उसमें भी मेनली सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स फेमस थी उनकी क्वालिटी के लिए, क्योंकि ऐसी क्वालिटी ओवरऑल वर्ल्ड में कहीं थी नहीं जो इंडिया में सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल की हुआ करती थी। द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स वर इन ग्लोबल मैनर। मतलब अलग अलग तरीके के गुड्स जो थे वो इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे पूरी ग्लोबल सोसाइटी में। मतलब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था इंडिया का प्रोडक्ट्स में। कब? ब्रिटिश रूल से पहले। ये सारा सिनेरियो जो है वो है ब्रिटिश रूल से पहले का। अब ब्रिटिश रूल के बाद क्या हुआ वो देखते हैं। तो अब आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आ गए तब क्या हुआ, जो इंडियन इकोनॉमी थी वो ग्रेजुअली कन्वर्ट हो गई कॉलोनियल, बैकवर्ड, सेमी फेडरल, स्टैग्नेंट, डेप्लीटेड एंड एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी में। अब ये सब है क्या वो तो हम वन बाई वन अभी फीचर्स में देखेंगे। बट ओवरऑल हुआ ये कि जो ब्रिटिशर्स का अराइवल हुआ इंडिया में उससे जो हमारी इंडियन इको थी वो पूरी तरह से बेकार हो गई। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो धीरे धीरे टाइम के साथ खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो बहुत अच्छा था, फेमस था इंडिया में। एग्रीकल्चर और टर्शरी और प्राइमरी तीनों तरह के सेक्टर बढ़िया चल रहे थे। बट टाइम के साथ जब ब्रिटिशर्स आए तब ये दोनों ही सेक्टर डिस्ट्रॉय हो गए और टर्शरी तो ये समझ लो इवॉल्व ही नहीं हो पाया। ठीक है, द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया वॉज डिमिनिश। मतलब जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा था इंडिया में, कॉटन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल का भी हमने ऊपर देखा, कॉटन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल का जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा था और जो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हो रहा था सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। इंडिया की इकोनॉमी ओवरऑल ब्रिटिशर्स के आने से बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आई, जिसका इंपैक्ट हम आज भी सोसाइटी में देख ही रहे हैं कि इंडिया अंडर डेवलप चल रही है, डेवलप हो ही नहीं पा रही है। ठीक है, मतलब डेवलपिंग है बट डेवलप नहीं हो पा रही है। अब हम देखते हैं कि इसके मेन फीचर्स एग्जैक्टली हैं क्या। ये तो इंट्रो था कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले कैसी थी और ब्रिटिशर्स के आने के बाद कैसी हो गई। अब ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडियन इको एग्जैक्टली थी क्या, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, वो इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का मेन पार्ट है। अब उसको देखते हैं। मेन फीचर्स बोल लो या साइलेंट फीचर्स बोल लो, वो क्या कहते हैं। पहला, कॉलोनियल इकोनॉमी थी। मतलब इंडिया जो थी वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बन चुकी थी, ब्रिटिशर्स के अंडर अब वो आ गई थी। सेमी फेडरल इकोनॉमी थी। मतलब जो फेडरलिज्म सिस्टम होता है वो पूरी तरह से नहीं आया था, कहीं पे फेडरलिज्म था कहीं पे कैपिटलिज्म था। दूसरा, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, स्थिर इकोनॉमी थी। मतलब चीजें बढ़ नहीं रही थी, डेवलप नहीं हो रही थी, कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही थी, जो था वहीं पे स्टैग्नेंट हो गया था, रुक गया था। बैकवर्ड इकोनॉमी थी, जितनी भी इकोनॉमी थी वो नीचे गिर गई थी और डेप्लीट हो गई थी। डेप्लीटेड इकोनॉमी थी, मतलब चीजें जितने भी एसेट्स वगैरह होते थे वो डेप्लीट हो जाते थे, मतलब खत्म होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे, बढ़ नहीं रहे थे, कम हो रहे थे। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी थी, मतलब जो सोसाइटी में डिवीजन नाम की चीज आ गई थी, रिच पुअर वगैरह डिवाइड हो गए थे, पहले यूनिटी के साथ रहते थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले। एग्रीकल्चर की डोमिनेंस हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरह से बंद हो गया। ये मेन जो उसका आप एग्जांपल दे सकते हो, इंडिगो का दे सकते हो। इंडिगो प्रोडक्शन जो है वो करवाया था ब्रिटिशर्स ने, फोर्सफुली करवाया था इंडिया में। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम था, बहुत कम हो गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तब इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा बहुत हुआ था, बट फिर भी वो एक तरह से डोमिनेंस था ब्रिटिशर्स का इंडियन पर, ताकि वो लोगों को अपना गुलाम बना सके, स्लेव्स बना सके। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, इंडिया जो थी वो एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं पा रही थी, एक्सपोर्ट तो खत्म हो गए थे पूरी तरह से, बल्कि इंपोर्ट पर डिपेंड हो गई थी। जो भी चीज़ें इंडिया में प्रोडक्शन होता था वो ब्रिटिशर्स ले जाया करते थे अपने पास और इंडिया में ही उसको इंपोर्ट करके बेचते थे, वो भी डबल प्राइस में। तो इंपोर्ट्स पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन था, मतलब लोग अमीर तो हो ही नहीं रहे थे, जो पुअर थे वो और ज़्यादा पुअर हो रहे थे और अमीर कोई भी नहीं था। जितने भी अमीर होते थे इंडिया में, लैंडलॉर्ड वगैरह, वो लोग सारे ब्रिटिशर्स के अंडर आने लग गए और ब्रिटिशर्स उनसे टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हाई लेने लग गए, जिसकी वजह से लिमिटेड अर्बनाइजेशन का इवॉल्वमेंट हुआ। अब ये सारे पॉइंट्स, ये जो 10 पॉइंट हैं, इन सारों को हम इन डिटेल देखते हैं कि है क्या।
पहला पॉइंट है हमारा कॉलोनियल इकोनॉमी, मतलब ब्रिटिशर्स की इंडियन इकोनॉमी जो थी वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बन चुकी थी, मतलब उनके अंडर काम करती थी, खुद की उसकी कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं बची थी। इसमें क्या था, इंडिया में क्या हुआ, द ब्रिटिशर्स अराइव एंड रूल ओवर एंड एक्सप्लॉइट अस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, मतलब बहुत टाइम तक ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया पे रूल करते रहे और हम लोगों को एक्सप्लोर करते रहे, मतलब हम लोगों की सारी चीजें अपने पास रखने लगे और अत्याचार करने लगे। नियरली फॉर अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स, मतलब 200 साल उन्होंने हम पर राज किया। ब्रिटिश रूल जो थे उसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन वेल्थ में बहुत बड़ा ड्रेन आया, मतलब इंडियन वेल्थ जो थी वो इतनी डेप्लीट हो गई कि हम लोग उससे आज भी ओवरकम नहीं कर पाए हैं। दे यूज अस, उन्होंने हमें यूज करा एंड एक्सप्लॉइट आवर इंडियन रिसोर्सेज टू ग्रो देयर ओन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। हमारे जितने भी इंडियन रिसोर्सेज हुआ करते थे, चाहे हम सिल्क ले लें, कॉटन ले लें, एग्रीकल्चर ले लें, इंडिगो ले लें, या फिर इंडिया की जोग्राफिकल कंडीशंस के थ्रू जो भी सॉइल वगैरह हुई करती थी, उन सबको उन्होंने यूज करा, एक्सप्लॉइट करा, हम लोगों से काम करवाया ताकि उनकी खुद की ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को ग्रोथ मिल सके। ठीक है, आई होप कॉलोनी वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा कि इंडिया का खुद का अस्तित्व बचा ही नहीं था, ब्रिटिशर्स ने हम पे 200 साल अप्रॉक्स रूल किया और इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाकर रखा, हमें एक्सप्लॉइट करा, इंडियन वेल्थ को ड्रेन करा और हमारे सारे रिसोर्सेज बहुत बुरी तरह से यूज करे, एक्सप्लॉइट करे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सेमी फेडरल इकोनॉमी। सेमी फेडरल इकोनॉमी मतलब देयर वर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, दो तरीके की इकोनॉमी होती थी। पहला फेडरल सिस्टम और कैपिटलिस्ट सिस्टम। फेडरल सिस्टम हुआ करता था, कैपिटलिस्ट सिस्टम हुआ करता था। द फेडरल सिस्टम मींस दैट, फेडरल सिस्टम कौन सा सिस्टम, जहां पर टेनेंट और लैंडलॉर्ड का रिलेशनशिप जमींदारी सिस्टम के अंदर बांधा जाएगा। मतलब यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे और जो टेनेंट हुआ करते थे, मतलब लैंडलॉर्ड वो जिनके पास जमीन है और टेनेंट वो जो लैंडलॉर्ड के यहाँ पे काम करेंगे, मतलब एक ओनर और एक उनका सर्वेंट, इनके बीच का एस्टेब्लिशमेंट होता था इन द फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में क्या होता था, जमींदारी सिस्टम ही फेडरल सिस्टम कहलाया है, मतलब जहां पर एक जने के पास जमीन है और उस पर काम करेंगे कुछ टेनेंट, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का रिलेशन का एस्टेब्लिश इज द फेडरल सिस्टम। और कैपिटल सिस्टम क्या था, कैपिटलिस्ट सिस्टम वो सिस्टम था जहां पर इंडस्ट्रीज आ गई थी, मतलब इंडस्ट्रीज मतलब जैसे मैंने बताया ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, वो इंडस्ट्रीज मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ गई, जिनकी वजह से जो सोसाइटी थी वो दो क्लासेस में डिवाइड हो गई, पहली कैपिटलिस्ट और दूसरी लेबर्स। इस चीज का जो थोड़ा सा ब्रीफली बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे, वो कार्ल मार्क्स ने इसको बहुत अच्छे से समझाया है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम और है क्या, और यहाँ तक कि इसको क्रिटिसाइज भी किया है, उन्होंने बोला है कि कैपिटल सिस्टम अच्छा नहीं था, सोशलिज्म बहुत अच्छा था। तो कैपिटल सिस्टम वॉज कि जहाँ पर सोसाइटी को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया, कैपिटलिस्ट एंड लेबर्स, मतलब वो जो लोग पूंजीवादी लोग हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, और लेबर्स वो जो इन लोगों के लिए काम करेंगे। फेडरल सिस्टम वो था जहाँ पर जिनके पास जमीन है और वो लोग उनके जमीन पर काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों सिमिलर हैं बट दोनों ऑन द अदर हैंड अलग भी हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स के आने से हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट हो गई थी। कैसे, अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी मींस, मतलब उसका मतलब क्या होता है, इन विच द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इज एट वेरी लो रेट, जो भी ग्रोथ हो रही है वो बहुत लो रेट पर हो रही है या हो ही नहीं रही है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस आ ही रही थी इंडिया में, मतलब जब सारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे हमारे इंडिया में और जितने भी लोग थे, वो लोग इंडिपेंडेंस की जब मांग कर रहे थे उस टाइम पे, द रियल आउटपुट, जो भी हमारा आउटपुट होता था, जो भी हमारा प्रोडक्शन होता था, वो सिर्फ और सिर्फ 2% से भी कम था। मतलब आप सोचो 2% से भी कम आउटपुट होना कितनी बुरी बात है। मतलब जो हमारी इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा डेप्लेटेड, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो चुकी थी, पूरी तरह से ब्रिटिशर्स पे डिपेंड थी हर चीज़ के लिए। एंड द ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट वाज ओनली 0.5%, मतलब जो रियल आउटपुट था वो तो 2% था और पर कैपिटा आउटपुट जो था वो सिर्फ और सिर्फ 0.5% था। इन दोनों फैक्ट्स को अच्छे से याद कर लेना, ये लिखकर जरूर आना पेपर में। नेक्स्ट, अब हमारी जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड भी हो गई थी। जैसे बैकवर्ड बोले तो कि ओवरऑल इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट द इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड इकोनॉमी। ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्ड इकोनॉमी की तरह कैलकुलेट किया गया। कैसे, क्योंकि इट हैज लो प्रोडक्टिविटी, जितना भी प्रोडक्शन था वो बहुत लो था। लो पर कैपिटा इनकम जो थी इंडिया में वो भी बहुत लो थी, मतलब जो भी ओवरऑल इनकम हुआ करती थी इंडियन सिटीजन की वो बहुत कम थी। हाई डेथ रेट, लोग मर ज्यादा रहे थे क्योंकि फाइट एंड प्रोटेस्ट बहुत हो रहे थे। एंड हाई बर्थ रेट, और बर्थ रेट भी ज्यादा थी। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स इन एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, मतलब जो मेथड्स होते थे, ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे एग्रीकल्चर में कि मतलब गाय और बैल वगैरह का यूज करना, कोई भी मशीनरी नहीं थी, इरीगेशन और बाकी फैसिलिटीज भी नहीं थी। इन सब चीजों के कारण जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड कहलाने लगी। दूसरा पॉइंट है हमारा डेप्लेटेड इकोनॉमी। डेप्लेटेड इकोनॉमी मतलब refers to an economy where no arrangements have been made to replace the physical assets, मतलब जितने भी फिजिकल असेट्स हुआ करते थे जब वो खराब हो जाते हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए कोई भी अरेंजमेंट जहां पर नहीं है उसको हम डेप्लेटेड इकोनॉमी बोलते हैं। मतलब जो भी इंडस्ट्रीज एंड ऑल थी उसमें मशीनरी लगाई जाएंगी ऑफकोर्स इंडस्ट्री में, तब एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब इंडस्ट्री में जो भी मशीन है वो जंग खा जाएंगी या खराब हो जाएंगी या काम करना बंद कर देंगी। किसी भी पर्टिकुलर चीज की एक लिमिट होती है काम करने की, तो जब फिजिकल असेट्स खराब हो जाया करते थे या उनकी जो वर्किंग पावर थी वो कम हो जाया करती थी तो उनको रिप्लेस करने के लिए कोई भी अरेंजमेंट सोसाइटी में था ही नहीं, इसलिए हम इसको डेप्लेटेड इकोनॉमी बोलेंगे। डेप्रिशिएटेड ड्यू टू एक्सेसिव यूज, या फिर बहुत ही ज्यादा यूज करने की वजह से जो मशीनरी है, जो फिजिकल असेट्स हैं वो डेप्रिशिएट हो जाए, खत्म हो जाए या कम हो जाए, या फिर उनकी जो वर्किंग पावर है वो कम हो जाए, तो उसके लिए भी कोई रिप्लेमेंट्स का अरेंजमेंट था ही नहीं। एट दैट टाइम, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर एज मशीनरी टूल्स एक्सेट्रा। उस टाइम पे क्या हुआ, इंडिया की जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था जैसे कि मशीनरी हो गया, टूल्स हो गया, वो सब कुछ ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया, यूज किया, और उसके बदले में कोई अरेंजमेंट भी नहीं रखा ताकि हम लोग फर्दर उसको यूज कर सकें या उसको रिप्लेस कर फर्दर अपना प्रोडक्शन कर सकें। एंड डू नॉट डू एनी न्यू अरेंजमेंट्स फॉर इट, और एक्सप्लॉइट करा तो करा बल्कि कोई अरेंजमेंट भी उसके लिए नहीं रखा, इसलिए इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड, स्टैग्नेंट और साथ ही साथ डेप्लेटेड भी कहलाई जाने लगी। अब एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी क्या है? एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी मतलब मैंने आपको बताया था किसी तरह का डिवीजन आ गया, वो एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी हो गई। कैसा डिवीजन? द ब्रिटिशर्स पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल ऑलवेज प्रमोटेड द डिस्क्रिमिनेशन। ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी कि जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो उनकी टीम में आ जाएं, जो लोग अपोज कर रहे हैं वो अलग हो जाएं।
या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उनको अलग तरह से ट्रीट किया जाए, या जो वीक है उनको आसानी से ट्रीट कर लेंगे, मतलब आसानी से रूल कर लेंगे। तो उनकी एक पॉलिसी थी कि लोगों को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड करो एंड देन उन पर उन्हीं की तरह रूल करो। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी थी ना इनकी डिवाइड एंड रूल की, उसकी वजह से इंडिया में बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ बिटवीन वेरियस ग्रुप्स, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स के बीच में इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन आने लगा बिकॉज ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। कैसे ग्रुप? रिलीजियस बेस पे ले लो, कास्ट के बेस पे ले लो, लैंग्वेज के बेस पे ले लो, या फिर कल्चर के बेस पे ले लो, मतलब हर एक बेस पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स थे। मुस्लिम हिंदू का एग्जांपल ले सकते हैं हम रिलीजन में। कास्ट में हम देख सकते हैं हाई कास्ट एंड अपर कास्ट, मतलब एससी एसटी एंड जनरल कैटेगरी। लैंग्वेज में हम देख लो, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे कोई ऑफिशियल लैंग्वेज तो थी नहीं, टोटल 22 लैंग्वेजेस थी उस टाइम पर, 22 की 22 ही मानी जाती थी, तो लैंग्वेज के बेस पे भी काफी डिस्क्रिमिनेशन हुआ। कल्चर के बेस पे भी बहुत हुआ, बहुत से लोग कुछ और कल्चर मान रहे हैं, कुछ लोग कुछ और कल्चर मान रहे हैं, तो उस बेस पर ब्रिटिशर्स ने जिनका कल्चर उनको अच्छा लगा उनको तो करा सपोर्ट, जिनका कल्चर उनको बुरा लगा उनको तो कर दिया उन्होंने नेग्लेक्ट, जिसकी वजह से सोसाइटी में डिवीजन आने लगा, डिस्क्रिमिनेशन आने लगा। और ब्रिटिशर्स ने इस चीज का पूरा फायदा उठाया कि जो लोग उनके सपोर्ट में आ रहे हैं उनको उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया, पैसा दिया, कम टैक्स लिया, और जो लोग उनको अपोज कर रहे हैं तो बहुत सारे टैक्स लगाए और एक्सप्लॉइट करा। एंड जैसे कि इसमें एग्जाम्पल क्या आ गया कि फर्स्टली उन्होंने क्या किया, इंडिया और पाकिस्तान को रिलीजन के बेस पर डिवाइड कर दिया। इंडिया पाकिस्तान को उन्होंने मुस्लिम हिंदू की वजह से डिवाइड करा एंड दे डिवाइड इंडियन पीपल ऑन द बेस ऑफ द फेडरल एंड कैपिटल सिस्टम। उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो लोग इंडिया में रह गए उनके लिए उन्होंने फेडरल और कैपिटल सिस्टम ले आए, मतलब जमींदारी सिस्टम भी ले आए, और साथ ही साथ जो कार्ल मार्क्स ने जिस सिस्टम को अपोज किया, पूंजीवादी सिस्टम को अपोज किया, उसको ले आए, जिसकी वजह से इंडिया तो डिवाइड हुई एज अ कंट्री, बट अंडर इंडिया भी लोगों में डिवीजन हो गया, एम्प्यूटेटेड सोसाइटी हमारी कहलाई जाने लगी। उसके बाद नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था ही नहीं, खत्म हो चुका था लगभग, एट लास्ट ही चल रहा था, और सारी जो भी प्रोडक्शन थी, जो भी इनकम थी, वो हमारी खाली एग्रीकल्चर से आ रही थी। तो पूरा डोमिनेंस किस पर था? एग्रीकल्चर पर था। हर एक बंदा, मतलब सोसाइटी में अगर 100 बंदे हैं तो 100 में से 80 बंदे क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड इन इंडिया, मतलब इंडिया में जीने के लिए इंसान को एग्रीकल्चर करना पड़ रहा था, बहुत मेन सोर्स बचा था ये एग्रीकल्चर का। नियरली 72% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वाज इंगेज इन एग्रीकल्चर, मतलब 100% में से 72% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इंगेज थी। हाउएवर द जीडीपी वाज ओनली 50%, बल्कि एग्रीकल्चर से तो जीडीपी आ रही थी वो ओनली 50% थी। 72% इंगेज, 72% जो है वो एग्रीकल्चर में इंगेज है, लेकिन जीडीपी खाली 50% आ रही है। इसका मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस थी, उससे भी कोई ग्रोथ हमें मिल नहीं रही थी, लेकिन पीपल फिर भी बेमतलब कि उसमें इंगेज हो रहे थे। इसका मतलब वहां पर कई तरह की इकोनॉमी थी, जो लोग ऑलरेडी एग्रीकल्चर में इंगेज हैं और काफी लोग एग्रीकल्चर में इंगेज जबरदस्ती हो रहे थे, जिसकी वजह से जो सोसाइटी है उसमें बैकवर्डनेस भी आई और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी पूरी तरह से खत्म होता गया। नेक्स्ट है हमारा ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, जैसा कि हमने पहले देख लिया कि एग्रीकल्चर पर लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे, खाली एग्रीकल्चर ही कर रहे थे, तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत इंपैक्ट पड़ा। क्या इंपैक्ट पड़ा? प्रायर ऑफ द ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश रूल से पहले की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वॉज वेरी वेल नोन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द हैंडीक्राफ्ट्स। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल जैसे हैंडीक्राफ्ट्स के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा वेल नोन था, गोल्डन वर्ड कहा जाता था ब्रिटिश रूल से पहले अगर हम देखें तो। बट ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड इट ग्रेजुअली, जैसे ही ब्रिटिशर्स आए धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। द स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर ऑलमोस्ट रूइंड, मतलब जो भी स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज होती थी, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लोग अपने घर में ही खोल लेते थे, 8-10 लोगों का ग्रुप बनाया और हाथों से चीज़ें बनाई एंड देन उसको बिजनेस में लेकर आए, तो ये वाली जो इंडस्ट्रीज होती थी ये पूरी तरह से र्यून हो चुकी थी, लगभग 1 या 2% ही बची थी। हैवी इंडस्ट्रीज हैड अ वेरी ब्लीक ग्रोथ, जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज होती थी उनकी बहुत ही ब्लीक ग्रोथ थी, बहुत ही लो ग्रोथ थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो बहुत ब्लीक हो चुका था, लगभग खत्म ही हो चुका था, बहुत कम इसका पर कैपिटा ग्रोथ में इन्वॉल्वमेंट रहा था उस टाइम पर। नेक्स्ट है हमारा हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। इंडिया जो है वो पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंड था, बहुत कम चीज़ें ही उसमें एक्सपोर्ट करता था इंडिया, और जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी वो चीज़ें थी जो कहीं और नहीं मिल रही हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर ही मेनली था, इंडिगो जैसे हम ले सकते हैं। ठीक है, तो आवर कंट्री एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी जो कंट्री थी वो बहुत हैवली डिपेंडेंट थी ऑन द इंपोर्ट्स, मतलब इंपोर्ट्स पर वो बहुत ही बुरी तरह से डिपेंडेंट थी पर्टिकुलरली फॉर मशीनरी एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए होते थे, जैसे कि मशीनरी हो गई, इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट थी ऑन ब्रिटिशर्स। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कोई भी अरेंजमेंट नहीं कर रखा था यहाँ पर, जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी थी वो डेप्लीटेड भी कहलाई गई। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है वो मशीनरी और जितने भी प्रोडक्शन के लिए इक्विपमेंट होते थे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पर हम डिपेंडेंट थे। सेवरल गुड्स लाइक मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, बाइसाइकिल्स, मशीन्स एक्सेट्रा, मतलब जैसे मेडिसिन हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, बाइसाइकिल्स हो गई, मशीन्स हो गई, इस तरह के गुड्स के लिए हम लोग बाहर ही इंडिपेंडेंट थे कि बाहर के लोग हमारे पास इंपोर्ट करेंगे देन हम कोई प्रोडक्शन करेंगे। ये वाला सिनेरियो था इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अगर हम लास्ट टॉपिक देखें कि इंडिया कैसी थी, इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, तो वो बहुत लिमिटेड अर्गनाइजेशन था उस टाइम पे, मतलब जो अर्गनाइजेशन था वो बहुत कम था, लोग गरीब ज़्यादा थे, अमीर कम थे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेजेस, मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी, बल्क मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो विलेजेस में रहा करती थी। जो सिटी वाला एरिया हुआ करता था उस टाइम पर कोई भी पॉपुलेशन नहीं थी इतनी, स्लम्स बहुत ज़्यादा थे, मतलब बहुत ही छोटे छोटे एरिया बहुत ज़्यादा थे जहाँ पे बहुत गंदगी हुआ करती थी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप बॉम्बे का स्लम ले सकते हो। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद देखें अगर हम तो खाली 14% की जो पॉपुलेशन थी वो अर्बन एरिया में लिव करती थी, बाकी 86% पॉपुलेशन रूरल ही थी। मतलब आप देख सकते हो इंडिपेंडेंस से पहले तो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन विलेजेस में रहा करती थी, बट इंडिपेंडेंस के बाद भी 86% पॉपुलेशन रूरल ही थी और 14% पॉपुलेशन जो थी वो सिर्फ अर्बन में थी। तो इसका इंपैक्ट हम लोग आज भी देख सकते हैं कि इंडिया में आज के सिनेरियो में देखें तो ब्रिटिशर्स ने हमें इतना एक्सप्लॉइट कर दिया था, इतना ज़्यादा इंडियन रिसोर्सेज को खत्म कर दिया था कि आज भी रूरल एरिया ज़्यादा है इफ़ कंपेयर टू अर्बन एरिया। अब लास्टली अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को, इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करें तो कुछ इस तरीके से होगा।
Hence, it has been concluded that Indian economy prior of the British rule, मतलब ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन इकोनॉमी क्या थी, बहुत प्रॉस्पेरस थी, वेल्दी थी, हैप्पी थी एंड वेरिएंट थी, मतलब लगभग बहुत ही बढ़िया इकोनॉमी थी बिफोर द ब्रिटिशर्स. हमें गोल्डन बर्ड भी कहा जाता था, सोने की चिड़िया भी कहा जाता था ब्रिटिशर्स के आने से पहले. बट लेटर बाद में ऑलमोस्ट इन 200 ईयर्स, मतलब 200 साल ब्रिटिशर्स हम पे रूल किया, तो उस सिनेरियो में, उस टाइम पीरियड में जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड, एम्प्यूटेटेड, स्टेगनेंट, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पूरी तरह से बन चुकी थी. लगभग इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म हो चुका था, ग्रोथ रुक चुकी थी, सब लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हैंडीक्राफ्ट पूरी तरह से खत्म हो गए थे इंडिया के, सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल खत्म हो गई थी. ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से बहुत सारे डिवीजन आ गए थे सोसाइटी में, इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया. एंड देन इंडिया के अंदर भी लोगों का रूरल एंड अर्बन उसमें और फेडरल और कैपिटलिस्ट सिस्टम में भी डिवीजन होने लगा. द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ द इंडिया, विच इज प्रूव दैट बाई इन इंडिया टुडेज लाइफ ऑल्सो इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्टर इन वर्किंग पॉपुलेशन. इसका इंपैक्ट हम आज भी देख सकते हैं कि इंडिया का मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर पे ही पॉपुलेशन डिपेंड है. आज भी एग्रीकल्चर की वजह से ही इंडिया की ग्रोथ बढ़ रही है. हम लोग अभी भी टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं. हम अभी डेवलपिंग कंट्री में हैं, डेवलप नहीं हो पाए हैं, और ये पूरा इंपैक्ट हम लोग आज देख सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ द ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेशन ऑन अस. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी. अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. आई विल ट्राई टू क्लियर देम ऑल. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.